हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 8। ठीक है। तो अभी तक हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। यानी प्रत्येक पार्ट में 10 प्रश्न अर्थात 70 प्रश्न हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे वे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो को देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 71 से लेकर प्रश्न संख्या 80 तक। ठीक है। यह हम लोग का पार्ट 8 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यानी 71 नंबर प्रश्न। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो प्रकाश की किरणें पुनः पहले वाले माध्यम में लौट आती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या है कि जब प्रकाश की किरण होती है वह सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है? विरल माध्यम में। ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और आपतन कोण का मान, किसका? आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो जो प्रकाश की किरण होती है वह पुनः पहले वाले माध्यम में क्या होती है? लौट आती है। ठीक है। और इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पहले समझ लीजिए चित्र में। देखिए यह हो गया, तो नीचे हो गया हम लोग का सघन माध्यम और ऊपर क्या हो गया? विरल माध्यम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत, देखिए ये क्या है? अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो ये क्या हो गया? क्रांतिक कोण। क्या हो गया? ये क्रांतिक कोण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये क्रांतिक कोण का काम कर रहा है, और इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए आपतन कोण का मान, तो प्रकाश की किरणें पूरा क्या हो जाती है? इसी माध्यम में लौट आती है। देखिए ये सघन माध्यम से गई, यहाँ देखिए क्रांतिक कोण का मान, ये आपतन कोण का मान है, ये क्रांतिक कोण से क्या है? क्रांतिक कोण हो गया है, मतलब आपतन कोण से ज्यादा हो गया है। तो प्रकाश की किरण पुनः क्या हुआ? पहले वाले माध्यम में यानी सघन माध्यम में लौट आई। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया? देखिए पूछा जाता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखे, कि क्या क्या शर्तें हैं। तो देखिए इसके शर्त 2 होता है। पहला होता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का जो मान होना चाहिए वह क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और दूसरा है कि जो प्रकाश है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है। तो ये 2 शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और यह क्या हो गया? इसका परिभाषा हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नाभिकीय विखंडन से। ठीक है। तो देखिए, जब एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब कोई एक बड़ा नाभिक होता है वह टूटता है और टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण करता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। ठीक है। और जबकि ये देखिए क्या है? नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या है कि जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 हल्के नाभिक क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे, और आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, देखिए यहाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाम से ही ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन मतलब एक बड़ा नाभिक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक का निर्माण करेगा। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होगा? 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़ेंगे और एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 73।
ठीक है, 73 प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसका अर्ध आयु बताएं। तो रेडियो एक्टिविटी का परिभाषा बताना है और इसका अर्ध आयु का क्या सूत्र होता है वह भी बताना है। तो चलिए उत्तर देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती है उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो हम जानते हैं कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे स्वतः अदृश्य किरणें, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें ना निकलती रहती है हमेशा, तो उन्हें ही क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी एक घटना है। कैसा घटना है कि ऐसी घटना है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः अपने आप अदृश्य किरणें निकलती रहती है। ठीक है, नोट में ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल ने। पूछा जाता है कि इसमें कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है, तो ध्यान रखिएगा अल्फा कण। देखिए अल्फा क्या है, कण है, बीटा भी क्या है, कण है, और गामा क्या है, किरणें है। तो अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें। ठीक है, अब पूछा जाए कि टी हाफ, पूछा था ना अर्धायु का व्यंजक क्या होता है, तो रेडियो एक्टिविटी का अर्धायु टी हाफ होता है 0.693/लैम्डा होता है, 0.693/लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, तो बताऊंगा कि लैम्डा को 6 नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 6 नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और इसका अर्धायु क्या होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 74। देखिए आगे क्या है हम लोग का प्रश्न संख्या 74 आप लोग का है, अर्धचालक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी बहुत डीपली हम लोग पढ़े होंगे कि अर्धचालक क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, वैसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो बहुत अधिक होती है और न ही बहुत कम होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो अधिक हो और न ही कम हो, यानी मीडियम में हो। जिसे मान लीजिए खूब अधिक होगा तो वह चालक हो जाएगा, न होगा मतलब बहुत कम होगा, न के समान होगा तो कुचालक होगा। लेकिन ये क्या है, अर्धचालक है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, यार क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो अधिक होगी काफी और न ही बहुत क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्धचालक। ठीक है, जैसे देख लीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी अर्धचालक के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है पी टाइप अर्धचालक, या इसको बोल सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप अर्धचालक। तो अर्धचालक हो गया, अर्धचालक कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 74। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, प्रश्न संख्या हम लोग का ये कितना था, 74 था, 75 देखेंगे। ठीक है, देखिए 75 प्रश्न है, वायुमंडल वैद्युतः उदासीन नहीं होता है क्यों। यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है इसका उत्तर, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। तो ये ज्यादातर होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ना, जल वाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सूर्य की किरणें जो होती है इन यौगिक कणों तथा धूल कणों को आयनीकृत कर देती है। ठीक है, और यही कारण होता है कि वायुमंडल जो होता है वह वैद्युतः क्या होता है, उदासीन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रायः सभी गैसें हो, सबसे अधिक मात्रा में है वे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, हाइड्रोकार्बन है, सल्फर है, ये भी उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है इन यौगिकों पर पड़ती है और इन कणों तथा धूल कणों को क्या कर देती है, आयनों में आयनीकृत कर देती है, यानी आयनों में तोड़ देती है। और जब आयन में तोड़ेगी तो प्लस माइनस उत्पन्न होगा,
तो यही कारण हो जाता है कि जो वायुमंडल है यह वैद्युतः क्या होता है, उदासीन नहीं हो पाता है और वैद्युतः उदासीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 76 देखिए क्या है इसमें। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवेश के क्वांटाइजेशन ना कहा जाता है, क्वांटमीकरण को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग का क्या है, क्वांटमीकरण किसी वस्तु पर, या किसी हो जाएगा, किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश अर्थात 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, यही ना बताया गया था कि किसी भी वस्तु पर कुछ आवेश होगा, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वो क्या होगा, मूल आवेश यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो इसी को तो पाया जाता है Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है, N ही होता है। जहाँ Q क्या होता है, Q होता है कुल आवेश, N क्या हो सकता है, +1 -1 यानी 1 2 3 नंबर हो सकता है, और E क्या है, E होगा मूल आवेश। मूल आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बोला जाता है आवेश का क्वांटमीकरण। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि Q बराबर क्या होता है, ±NE। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 77। ठीक है, देखिए क्या है 77। प्रकाश के विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे उत्तर इसका कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, और इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है कि जब किसी धातु के सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि धातु के सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश आपतित होती है तो उस धातु के सतह से क्या होता है, स्वतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, और धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो ये इस घटना को ही क्या बोल दिया गया है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझ सकते हैं कि ये धातु का सतह है, इस पर एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश आपतित होगा तो इस धातु के सतह से क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है आपका, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता को बताएं या धारिता को परिभाषित करें। तो चलिए पहले पढ़ेंगे संधारित्र क्या है। तो उत्तर देखिए, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उस चालक का धारिता बढ़ा दें। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। यानी संधारित्र क्या है, एक समायोजन है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या किया जाता है कि किसी चालक का आकार या आयतन को नहीं बढ़ाया जाता है। यानी बोल सकते हैं ऐसे कि किसी चालक का आकार और आयतन को बढ़ाए बिना उस चालक की धारिता को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी समायोजन या ऐसी व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, कि संधारित्र का क्या होता है, तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें किसी चालक का आकार भी नहीं बढ़ाया जाता है, आयतन भी नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन उस चालक का धारिता बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ गया। अब पूछा जाए कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किसी संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। सिंपल प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता मतलब कि वह संधारित्र अधिक से अधिक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, इसी क्षमता को क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता। ठीक है, अगर कोई संधारित्र
अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक होगी, और कम आवेश ग्रहण करेगा तो उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे सी से सूचित किया जाता है, संधारित्र की धारिता को किससे सूचित किया जाता है, सी से, और फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, सी बराबर क्यू बटा भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा भी। तो ये हम लोग का था संधारित्र क्या है और इसकी धारिता को परिभाषित करें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रश्न संख्या देखिए 79 हम लोग का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसका खोज किसने की। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखिए कि जब किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, कोई बंद कुंडली हो और उस बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो वो जो कुंडली है उस कुंडली में क्या प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने किया था, फैराडे ने किया था। ठीक है, तो चलिए पुनः इसका रिवीजन कीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो बोलेंगे जब किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी या फैराडे ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये पार्ट 8 का हम लोग का अंतिम प्रश्न था। इतना ही 79 के बाद पुनः वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ तक आप लोग कंप्लीट देखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पढ़ने वाले अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।